बेटा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है और सबसे ज्यादा नंबर का तुम्हारे पेपर में जो सवाल आता है वो निबंध का है। पूरे 9 नंबर मिलते हैं तुमको एक निबंध लिखने के, इसलिए यह सवाल सबसे जरूरी हो जाता है। पिछले 10 सालों के पेपर को उठा करके मैंने ये 9 निबंध छांटे हैं जो आपके प्रत्येक वर्ष पेपर में रिपीट हुए हैं। कोई नहीं कह सकता कि यह निबंध रिपीट नहीं होता है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, महिला सशक्तिकरण में नारी शिक्षा की भूमिका, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, साहित्य और समाज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय एकता। ये सारे निबंध मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं और केवल ये निबंध तुमको इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूं, बल्कि तुम्हारे लिए पूरा निबंध का नोट्स मैंने तैयार कर दिया है। ये निबंध बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखने हैं, हेडिंग्स क्या डालनी है, सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए एक प्रॉपर पीडीएफ में तैयार कर दी हैं जो तुम्हें मिल जाएगी। इसका हेडिंग है अच्छा निबंध कैसे लिखें। तो सबसे पहले मैंने छोटी छोटी चीजों पर बात की है, जैसे विषय का चयन कैसे करना है, भूमिका कैसे लिखनी है, या फिर मैंने बात करी है कोटेशन और सूक्तियों का प्रयोग कैसे करना है और तथ्यात्मक प्रमाण कैसे देना है। साथ ही जो उपशीर्षक अर्थात छोटी छोटी हेडिंग्स होती हैं उनको कैसे लिखना है। ये सारी चीजें तो तुम पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद मैंने इन 9 निबंध को बहुत विस्तार में लिख दिया है। जैसे यहां पर है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इसमें मैंने कोटेशन भी जोड़ दिया है आपके लिए कि प्रकृति का न करें हरण, बचाएं अपना पर्यावरण। उसके बाद सबसे पहले प्रस्तावना है, फिर प्रस्तावना के बाद आपका आ जाता है प्रदूषण के विभिन्न प्रकार, जिसमें वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और मृदा प्रदूषण है। अब आप पूछोगे कि सर ये मिलेगा कहां पर, तो ये आपको मिलेगा कहां पर, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। ध्यान से देख लो, ये पीडीएफ आपके लिए है, आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद और ऊपर जाते हैं तो प्रदूषण के कारण और प्रभाव की बात मैंने यहां पर की है, और उसके बाद और ऊपर जाते हैं तो सरकारी और सामूहिक प्रयास की मैंने बात की है। यही सारी हेडिंग्स आपको एग्जाम में बनानी होती हैं, जिससे आपको पूरे नंबर मिलते हैं। आपको पता है कि एग्जामिनर को कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कॉपी चेक करने के लिए कि कैसे आपको पूरे नंबर देने हैं, कैसे नहीं देने हैं, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो समाधान के उपाय पर बात की है मैंने, जहां पर वृक्षारोपण है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, अपशिष्ट प्रबंधन है, जन जागरूकता है। अच्छा, हेडिंग्स मैंने जैसे ब्लैक स्केच से लिखी है वैसे लिखनी है, बाकी आपको नीले पेन से लिखना है। इसीलिए मैंने इस तरह का बनाया है पूरा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। साथ में एक और बात ध्यान रखनी है, क्या आपको हेडिंग्स तैयार करके जानी है, पूरा निबंध तो याद नहीं होगा, हेडिंग्स तैयार करके जानी है और उन हेडिंग्स को फिर अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना है। बहुत अच्छा निबंध लिख जाएगा, चिंता मत करना। यह मत सोचना कि एग्जामिनर तुम्हारा बेस्ट चाहता है, उसे पता है कि तुम 12th में हो तो तुम्हारी लैंग्वेज उसे आती है। ठीक है, उसके बाद मैंने उपसंहार लिखा है और उपसंहार में भी मैंने बहुत खूबसूरती से आपके लिए कोटेशन वगैरह लिख दिया है। प्रकृति मनुष्य की हर जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन उसके लालच को नहीं। मनुष्य की जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी, लालच किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा है। ये कोटेशन है। जब छोटे छोटे कोटेशन आप लिखते हो ना, आपका निबंध बहुत प्रभावी दिखता है। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप कितनी खूबसूरती से लिख सकते हो, आपको अलग दिखना है ना। अगर देखो हिंदी का पेपर, जैसे साइंस वाले बच्चे होते हैं तो साइंस वाले तो सोचते होंगे कि भाई साइंस का मैं हूँ, आर्ट्स वाले सोचते हैं मैं आर्ट्स का हूँ, कॉमर्स वाले सोचते होंगे मैं कॉमर्स का हूँ। लेकिन हिंदी का पेपर सबका होता है। 25 लाख बच्चा अगर यूपी बोर्ड में है तो 25 के 25 लाख का हिंदी का पेपर होता है और सबके पेपर में निबंध आता है, और संयोग से यही सारे निबंध सबके पेपर में रिपीट होते हैं। तो अगर तुम्हें उनमें अच्छा दिखना है तो तुम्हें वो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी ना, थोड़ा खुद को अलग बनाना पड़ेगा। 9 नंबर की बात है, 1-2 की बात होती तो छोड़ देते। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपका अगला निबंध कौन सा है बेटा, अगला निबंध भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। इसमें भी मैंने कोटेशन जोड़ दिया है, भ्रष्टाचार है देश का घुन, मिलकर करो इसका उन्मूलन। ठीक है, प्रस्तावना मैंने लिख दी है। प्रस्तावना के बाद मैंने भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूप लिख दिए हैं, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, कालाबाजारी, भाई घूस लेते हैं लोग अपने लोगों को नौकरी दिलवा देते हैं, लोग मिलावट करके सामान बेचते हैं, चुनावी भ्रष्टाचार होता है, पैसा देकर के वोट खरीदा जाता है। भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या है, नैतिक मूल्यों का पतन, लोगों को अब उतने नैतिक मूल्य लोगों में बचे नहीं है, सम्मान की किसी को इच्छा नहीं है। प्रशासनिक जटिलता, बहुत सारे लेयर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को घूस दो, पुलिस को घूस दो, सबको घूस ही घूस दो तभी काम होता है। महंगाई और कम वेतन, कमाई कम है खर्चे ज्यादा हैं, इसलिए लोग गलत तरीके से कमाने का प्रयास करते हैं। कठोर दंड का अभाव,
अच्छा, कोई भ्रष्टाचार मान लो कर लेता है कोई बड़ा अधिकारी, तो क्या होता है, 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाता है, फिर आ जाता है, तो उसका मनोबल बढ़ा रहता है। समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत धैर्य से पढ़ लेना है। समाधान के प्रभावी उपाय, आप बार बार कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ कहां मिलेगी। बेटा पीडीएफ लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कहां मिलेगी। वीडियो को लाइक कर लो, सभी के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपका एग्जाम आ गया है तो आपके लिए क्लासेस लगातार आ रही हैं और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ क्लासेस आ रही हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपके लिए मैंने एक 3 दिवसीय महा रिवीजन योजना की घोषणा कर दी है, जिसके लिए मैं आपसे बात करने वाला हूं, और वो ये है संपूर्ण हिंदी की 3 दिवसीय महा रिवीजन योजना, जिसमें आपकी हिंदी की क्लास चलेगी 13 फरवरी, कर लो इसको, 13 फरवरी को आपको 12 घंटे की आपकी महामैराथन होगी। उसके बाद 15, 16, 17 ये 3 दिन मुझे दे देना। 18 फरवरी को सुबह 6 बजे तुमको एक स्पेशल क्लास में कुछ तगड़ा दूंगा, और उसके बाद तुम जाकर के फोड़ के आओगे पेपर, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब समाधान के क्या प्रभावी उपाय हैं, कैसे भ्रष्टाचार से कैसे बचा जाए, तो तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लो पहले क्या होता था कि पहले सैलरी हाथों से दी जाती थी, जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा में प्रधान क्या करते हैं, लोगों को काम देते हैं, उसके बाद प्रधान उनसे पैसा ले लेते हैं कि भाई 200 रुपए आए तुम्हारे, 50 मेरे हुए, क्योंकि मैंने तुमको काम दिया था। सरकार ने क्या किया, डीबीटी कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो उनके अकाउंट में चला जाता है, तो प्रधान को वो नहीं देते हैं, प्रधान तब भी ले लेता है। भाई बहुत जगह घूसखोरी चल रही है। कठोर कानून और त्वरित न्याय, लोकपाल और लोकायुक्त, शिक्षा और संस्कार, उपसंहार, ये भी हो गया। विज्ञान वरदान या अभिशाप, अगर मैं इसकी बात करूं तो अब देखो, विज्ञान ने मानव को शक्ति दी है, दिशा देना मानव का कर्तव्य है। इसके बाद प्रस्तावना, विज्ञान एक वरदान के रूप में कैसे है, विज्ञान एक अभिशाप के रूप में कैसा है, समस्या का समाधान कैसे हो, कि भाई अगर विज्ञान तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, अब तुम यूरेनियम से परमाणु बम भी बना सकते हो, और यूरेनियम से तुम परमाणु संयंत्र बना के पूरे देश को बिजली भी दे सकते हो। तो भाई बम लोगों को समाप्त करता है, बिजली लोगों को बचाती है, तो तुम्हें करना क्या है, ये तुम्हें चुनना है। उपसंहार इसका लिख दिया मैंने। फिर अगले निबंध पर आ गए, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। जितना तुमको लिखना है, जितने में तुमको 9 नंबर मिल जाएंगे, केवल उतना ही मैंने लिखा है, ये खुद मैंने अपने हाथों से टाइप करके बनाया है, और मैं कुछ भी तुम्हें जो भी देता हूं वो मैं खुद बनाता हूं, खुद लिखता हूं। अनुशासन सफलता की वह कुंजी है जो जीवन के प्रत्येक द्वार को खोल देती है। प्रस्तावना की बात करें, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के स्वरूप की बात करें कि कैसा अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन के लाभ की बात करें। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको पढ़ के समझना, क्योंकि तुम अपने शब्दों में लिखोगे ना बेटा, तभी ये चीज वहां पे अच्छी लगेगी। अगर तुम इसको कॉपी पेस्ट करोगे या रट के चले जाओगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई रट के आया होगा या इसे नकल मिला होगा। अच्छा एक बात और मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि रट के चले जाओ तो काम बन जाएगा। नहीं, जब तुम अपनी भाषा में नहीं लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को शक हो जाता है कि कहीं नकल तो नहीं मिल गया बच्चे को, क्योंकि बिल्कुल किताबी भाषा में लिख दिया है। तो वैसे नहीं लिखना है तुमको, ठीक है, अपने मन से लिखना है। अनुशासन के अभाव के दुष्परिणाम क्या होते हैं, अगर तुम पर अनुशासन नहीं है तो क्या समस्या आती है, अनुशासन स्थापित करने के उपाय क्या है, उपसंहार क्या है, ये बात हो गई आपकी। उसके बाद आप आ जाते हैं महिला सशक्तिकरण में नारी शिक्षा की भूमिका पर। नारी शिक्षित होगी तभी समाज सशक्त और राष्ट्र समृद्ध होगा, इसकी प्रस्तावना लिख दी। महिला सशक्तिकरण का अर्थ एवं महत्व लिख दिया। नारी शिक्षा सशक्तिकरण की आधारशिला कैसे है, इसके बारे में बता दिया कि भाई लड़कियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है। और लड़कियों, तुम ये बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इत्मीनान से अपने जीवन के बारे में बताना कि पढ़ाई तुमको कैसे फायदा दे रही है। सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो इस बार बोर्ड एग्जाम को फोड़ने के लिए, क्या तुम तैयार हो 95% प्लस लाने के लिए, क्योंकि बेटा कर लोगे, मेरा पूरा भरोसा है तुम कर लोगे। बस तुमको खुद पे भरोसा नहीं है, डर रहे हो। डर का कोई इलाज नहीं है, केवल तुम इलाज हो डर का। एक बार ठान लो। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर तुम लड़ते हुए मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और लड़ते हुए जीत गए तो पूरी पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए उठो अर्जुन और युद्ध करो। तुम्हें भी वही करना है। अगर तुम अभी ये सोच रहे हो कि यार मेरा क्या होगा, तो ये सोचने का टाइम नहीं है। उठो और लड़ो, परिणाम देखा जाएगा यार, जान लगा दो। इतना बड़ा कमबैक करो ना कि लोग देखते रह जाएं, सोचें कि यार ये वही लड़का था जो घूमता रहता था, क्रिकेट खेलता था, 95% प्लस कैसे आ गया। और कर लोगे तुम, ये मुझे भरोसा है। एक बार अपने ऊपर तुम भी भरोसा करके देखो। मेरे लालो लालियों, सब लोग, मेरे प्यारे बेटे बेटियों, सब पर भरोसा है मुझे, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत की है, तुमने जान लगाई है, तुमने क्लासेस देखी हैं, तुमने 12-12 घंटे की मैराथन देखी है। तुम कर लोगे, तो लग जाओ, ठीक है। नारी शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लाभ क्या है, समस्याएं और समाधान क्या है, उपसंहार क्या है।
उसके बाद बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर बात करें तो काम के अभाव में नहीं, अवसरों के अभाव में बेरोजगारी बढ़ती है, प्रस्तावना हो गया। बेरोजगारी के प्रकार हो गए शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण हो गए, ठीक है, समाज और राष्ट्र पर बेरोजगारी का प्रभाव। भाई देश में अगर लोग कमाएंगे नहीं तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। समस्या के समाधान क्या हो सकते हैं, उपसंहार क्या है, विस्तार से इसको पढ़ना। पीडीएफ कहां मिलेगी, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल के टेलीग्राम चैनल पर बेटा पीडीएफ मिलेगी तुमको, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल का। अब ध्यान से देख लेना, 90,000 बच्चे उस पर जुड़ चुके हैं, हो सकता है तुम जुड़ो तब तक उस पर 1 लाख हो जाए। एक और चैनल है, किसी ने नकली बना रखा है, उस पर नहीं जुड़ना है। हमारे चैनल का नाम है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दिया हूं, जाकर के देख लो, वहां पर लिंक लगी हुई है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है पीडीएफ यहां मिलेगी, उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तुमको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्या है बेटा, साहित्य और समाज। साहित्य समाज का दर्पण है, उसका मार्गदर्शक भी है, ठीक है। अब सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखोगे, उसके बाद आप प्रस्तावना से आगे बढ़ोगे और साहित्य और समाज की अभिव्यक्ति लिखोगे। साहित्य समाज की अभिव्यक्ति कैसे है इस बारे में बात करोगे। फिर समाज पर साहित्य का प्रभाव बताओगे, साहित्य और समाज का परिवर्तन बताओगे, ठीक है। उसके बाद समकालीन समाज और साहित्य के बारे में बताओगे थोड़ा सा, फिर उपसंहार बता दोगे। सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस तुमको पढ़ लेना है। अगर यहीं पढ़ना चाहते हो तो भी तुम पॉज करके पढ़ सकते हो, सब जगह मैं रुक रहा हूं। 8वां निबंध तुम्हारा बेटा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है। पिछली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निबंध 2-3 सेट में पूछा गया था, 2020 में आई है, तो अब धीरे धीरे पुरानी हो रही है, लेकिन अभी इंप्लीमेंट होना शुरू हुई है। तुम लोग कहोगे सर 5 साल पहले आई थी, 6 साल पहले, अब क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि नई शिक्षा नीति अब इंप्लीमेंट होना शुरू हुई है। जो पिछले साल बच्चे ग्रेजुएशन में गए हैं 12th पास करके सीयूईटी के बाद, बीएचयू में, एयू में, डीयू में, जेएनयू में, उनको अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाया जा रहा है। और एक बात और मैं तुमको बता दूं, अगर तुम भी ये सोच रहे हो कि तुम 12th के बाद किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, जो कि डीयू हो सकती है, जो कि बीएचयू हो सकती है, जो कि एयू हो सकती है, जो कि बीबीएयू हो सकती है, तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है बेटा। और सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी होती है सीयूईटी विद्याकुल चैनल पर। कहां पर? सीयूईटी विद्याकुल चैनल पर। तो जाके एक बार सब्सक्राइब कर लेना उसे। 12th के बाद के बच्चों के लिए ये रामबाण है, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे पहले प्रस्तावना बताओगे कि भाई ये है क्या, फिर बताओगे इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं, पॉज करके पढ़ लेना, पीडीएफ तो तुमको मिल ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद तुम बताओगे कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसे किया जा सकता है 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। इसका उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं है। फिर तुम बताओगे कि राष्ट्रीय विकास में इसकी भूमिका क्या है। फिर तुम बताओगे चुनौतियां और समाधान क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद तुम उपसंहार की बात करोगे। अब राष्ट्रीय एकता पर आ जाते हैं, राष्ट्रीय एकता पर आ जाते हैं। एकता में ही शक्ति है और शक्ति में ही राष्ट्र की सुरक्षा है। प्रस्तावना की बात करें, भारत विविधताओं का देश है। भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति और परंपराओं की असंख्य भिन्नताओं के बावजूद यहाँ एकता की भावना सदैव राष्ट्र की पहचान रही है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है समस्त भेदभावों से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वोपरि मानना। आज के वैश्वीकरण, सामाजिक विभाजन और वैचारिक संघर्षों के दौर में राष्ट्रीय एकता केवल आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्र के अस्तित्व की अनिवार्य शर्त बन चुकी है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ एवं स्वरूप। अब इसके बारे में आप बात करोगे कि राष्ट्रीय एकता क्या है, उसका अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है। फिर उसके महत्व की बात करोगे कि भाई राष्ट्रीय एकता क्यों जरूरी है। राष्ट्रीय एकता से ही देश की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता बनी रहती है। अब तुम्हारे अंदर ही कोई गद्दार पैदा हो जाए तो क्या करेगा, दूसरे देश को भाई सूचना दे देगा और उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। उसके बाद राष्ट्रीय एकता के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के उपाय क्या क्या हैं, इन पर बात करोगे कैसे हो सकता है। फिर उपसंहार पर बात करोगे। तो बेटा ये पूरी पीडीएफ है, तुम्हारे 9 के 9 निबंध तुम्हारे पूरे यहां पर लिखे हुए हैं। यही 9 के 9 निबंध जो बार बार रिपीट हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हर साल की तरह इस बार भी तुम्हारा पेपर यहीं से फंसेगा। पूरी क्लास तुम्हारी लूंगा और तुमको वो हर चीज दे करके जाऊंगा जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो सेक्शन में लिख देना जो तुम्हारा टॉपिक अभी तक नहीं हुआ है, मैं करवा दूंगा। और लिख के जाना कि यस आई कैन डू इट, मैं करूंगा, मैं अपने मां बाप के चेहरे पे खुशी लाऊंगा, मैं इस दुनिया का ग्रेटेस्ट कमबैक करूंगा। अगर है तुम में अपने परिवार की किस्मत बदलने का दम, तभी आगे बढ़ाना कदम, नहीं तो मत पढ़ाई करना। पा जाओ 33-40%, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें अपने परिवार की किस्मत बदलनी है और तुम चाहते हो कि वो तुम ही बनो जो तुम्हारे परिवार की किस्मत बदले, तो बढ़ा दो कदम, हो जाएगा। मेरा भरोसा तुम पर है, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। तो बस कमबैक का यही समय है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।